माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के इतिहास भाग 2 का दूसरा चैप्टर यानी कि 8वां चैप्टर का तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट हमने देखा था कि किस तरीके से शिक्षा में नई दिनचर्या और नए नियम का पालन होता है। जो गरीब बच्चे, जैसे कि पहले था कि गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे और जब कटाई का समय आता था तो स्कूल बंद कर दिए जाते थे, लेकिन जब नए नियम और नए कानून बने तो ऐसा नहीं हुआ। उनको हर समय यानी कि हर समय पढ़ना और लिखना जरूरी था और शुल्क भी देना था, लेकिन इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची बनी, जिसमें केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। और 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के प्रचारक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। फिर यूरोप में आ रहे बदलाव और प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिम शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा थी वो भारत का आधुनिकीकरण यानी कि नया जीवन ला सकती है। और फिर उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया यानी कि बुलावा किया, रिक्वेस्ट किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पे ज्यादा पैसा खर्च करे। तो आज का हमारा पॉइंट है, अंग्रेजी शिक्षा में हमें गुलाम कैसे बनाया। करा कि महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। किसने? भारतीय के मस्तिष्क में। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा थी, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है और यह पापपूर्ण है, और इससे भारतीयों को दास बना दिया, यानी कि जो यूरोपीय शिक्षा थी, पश्चिमी शिक्षा थी, उसे इसे लोगों का प्रभाव डाला है। उसके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले और इस संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे, यानी कि जो यूरोपीय शिक्षा ग्रहण कर लिए थे वे सारे चीज जो भारतीय थे वे सारे ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे, और ये चीज महात्मा गांधी को पसंद नहीं था। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों में आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि वह अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। फिर महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, यानी कि किसने की? दृढ़ता से मान्यता की, यानी कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो भी शिक्षा दिया जाए भारतीय को भारतीय भाषा में दी जाए, और उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीय को अपाहिज बना दे रही है। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में काट दिया जा रहा है, यानी कि जो उनकी संस्कृतियां है, जो उनके रीति रिवाज, वो सब भूल जा रहे हैं और उन्हें अपनी ही भूमि पे अजनबी बना दिया है। कौन सी? पश्चिमी शिक्षा, यानी कि यूरोपीय शिक्षा। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा है, जो यूरोपीय शिक्षा है, वह केवल पढ़ने के लिए और लिखने पर केंद्रित है। उसे पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाता है, लेकिन उनके जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जाती। यानी कि वो चाहते थे कि वो कुछ ऐसी पढ़ाई के माध्यम से कुछ ऐसे हस्तकलाएं सीखें जो उनके जीवन में जीविकोपार्जन का भी प्राप्त हो सके, और पश्चिमी शिक्षा ऐसी है जो केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा के व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी कि पढ़ने और लिखने की क्षमता पर लेना ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं, जिससे उनका मस्तिष्क समझने की क्षमता दोनों विकसित हो सके। और फिर जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर से भिन्न थी, यानी कि जो उनकी व्यवस्था थी उससे बहुत ही अलग थी। अब आता है टैगोर का शांति निकेतन। कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे और क्यों की गई? कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। कौन? शांति निकेतन। कब? 1901 में। इम्पोर्टेंट है।
टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मन चाह कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटकता रहता, यानी कि उन्हें उस स्कूल में मनमानी करने का आदेश नहीं था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव से शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया गया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रहे और जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें, यानी कि जहां पे उनके ऊपर कोई अनुशासन न हो, जैसे चाहे वैसे काम करें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे और शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते थे, यानी कि जो उसकी रचनाशीलता होती थी वो यूरोपीय शिक्षा उसे मार देती थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी कि खुले में, कोई बंद धर्मशाला ना हो। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। यहाँ पे उसका चित्र भी दिखाया गया कि किस तरीके से खुले, यानी कि प्रकृति में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी, यानी कि शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा यानी कि बुद्धि को विकसित कर रहे थे। और बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों मिक्स चले। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया और इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के रूप में क्या होनी चाहिए और कुछ लोगों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उससे ज्यादा लोगों को पढ़ने में मौके मिले। और इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्र क्या होती है और इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहुत स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहे। ये भी एक विद्यालय दिखाया गया है, करा है कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं शताब्दी का प्रारंभ, यानी 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे, यानी कि यह सिर्फ कन्या विद्यालय है। तो हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। धन्यवाद।